सबसे पहले आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको NSM सीरीज 5 है यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा। ये कोर्स उतनी डिफिकल्ट है भी नहीं। आप चाहे तो इस कोर्स को सिर्फ 7 दिन में भी क्लियर कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए आप मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.secretsofstockmarket.in। वेबसाइट को विजिट करके आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ पर कई तरह का मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप उसको अटेंड करके आप अपना नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं ताकि एग्जाम देने से पहले आपको पूरी तरह कॉन्फिडेंस मिले और एक ही बार में एग्जाम देकर आप आसानी से अपना एग्जाम को क्लियर कर सके और अपना सर्टिफिकेशन पा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप तो जानते ही है ये जो कोर्स है NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट ऑफर करती है। इस कोर्स की अपनी सिलेबस भी है और जैसे कि मैंने कहा इस सिलेबस की हर एक चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करूंगा। हर एक चैप्टर के लिए एक एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 9 यानी इन्वेस्टर सर्विसेज के बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर की वेटेज है 15 यानी NSM के एग्जाम में इस चैप्टर से आपको 15 क्वेश्चन मिल सकती है। तो आप समझ सकते हैं अभी तक जितने भी चैप्टर मैंने डिस्कशन किया उनमें से सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर की है यानी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से मिलेगी आपको। इसीलिए आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है ये वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि आपको इस चैप्टर के बारे में पूरी तरह नॉलेज मिले और आपको मैक्सिमम वेटेज मिले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस चैप्टर की एजेंडा के ऊपर बात कर लेते हैं। एजेंडा में सबसे पहला जो टॉपिक होगी NFO यानी न्यू फंड ऑफर का जो प्रोसेस है उसके ऊपर डिटेल्स में बात करूंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा NFO का प्राइसिंग या फिर सब्सक्रिप्शन के लिए जो ऑनगोइंग ऑफर चलती है उसकी प्राइसिंग के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट प्लान्स और सर्विस के बारे में। उसके बाद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए जो यूनिट्स मिलती है उसका अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या है उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में अकाउंट स्टेटमेंट क्या क्या होती है, इस तरह की स्टेटमेंट कब मिलती है, इसमें किस तरह की डिटेल्स रहती है उसके बारे में डिस्कशन होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर के बारे में यानी कौन म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं, किस तरह की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड में अगर कोई पैसा निवेश करना चाहते हैं तो उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होती है उसमें क्या क्या डिटेल्स रहते हैं उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन होगी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसके बारे में डिटेल्स जानकारी दूंगा। इसके बाद बात करेंगे म्यूचुअल फंड का कट ऑफ टाइम के ऊपर, म्यूचुअल फंड का टाइम स्टैंपिंग के ऊपर डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कोई अगर म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का जो KYC की जरूरत पड़ती है वो किस तरह की डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है उस सारे रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात होगी। नेक्स्ट डिस्कशन करूंगा सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन के ऊपर जहां पर SIP, SWP, STP, स्विचिंग इन सारी चीज को कवर करूंगा और डिटेल्स में बात करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन का जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट है उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट बात करूंगा म्यूचुअल फंड में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है उसके ऊपर थोड़ा बहुत जानकारी ले लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्पेशल इन्वेस्टर कैटेगरी में चेंज इन स्टेटस क्या होती है, ये किस तरह की जाती है। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टर ट्रांजैक्शन के बारे में। यह है इस चैप्टर की टोटल एजेंडा है। एजेंडा में काफी सारे विषय है इसलिए वीडियो थोड़ी लेंदी होने वाली है। अब थोड़ा धीरज रखिए, पेशेंस रखिए और ये वीडियो अंत तक देखने की कोशिश कीजिए। एजेंडा के हिसाब से सबसे जो पहला टॉपिक है NFO का प्रोसेस। NFO का फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफर यानी न्यू फंड ऑफर जब की जाती है वो कौन सी प्रोसेस में की जाती है उसकी प्रोसेस के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करूंगा। आपके मन में एक सवाल हो सकता है ये NFO यानी न्यू फंड ऑफर क्या होती है। देखिए मैं इसका सिंपल आंसर आपको देता हूं। जब कोई म्यूचुअल फंड हाउस नई म्यूचुअल फंड स्कीम बाजार में लॉन्च करती है यानी फर्स्ट टाइम लॉन्च की जाती है उसी का नाम होती है न्यू फंड ऑफर। तो जब बाजार में न्यू फंड ऑफर की जाती है उस समय फंड हाउस म्यूचुअल फंड में सब्सक्रिप्शन करवाने के लिए इन्वेस्टर को इनवाइट करती है। इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में सब्सक्रिप्शन करते हैं और उसके बदले में न्यू म्यूचुअल फंड स्कीम का उसको यूनिट्स मिलती है यानी फंड हाउस को पैसा मिल जाती है और पैसे के बदले में इन्वेस्टर को उस म्यूचुअल फंड स्कीम का यूनिट्स मिलती है। लेकिन आपके मन में एक सवाल हो सकता है ये होती कैसे यानी NFO का प्रोसेस कैसे होती है। कोई भी AMC अगर म्यूचुअल फंड लॉन्च करना चाहते हैं यानी NFO अगर प्रोसेस करना चाहते हैं ये किस तरह होती है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले स्टेप में स्कीम कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की जाती है जहां पर AMC उसकी जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है यानी CIO है और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर यानी CMO है, इन दोनों के इनपुट्स के आधार पे AMC म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करने का डिसीजन लेती है
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एएमसी डिसाइड करती है कि एनएफओ का कैटेगरी क्या होगी, क्या वो इक्विटी या फिर डेब्ट या फिर हाइब्रिड कैटेगरी की म्यूचुअल फंड होगी। इस समय एएमसी ध्यान रखती है कि एनएफओ उसी कैटेगरी में होना चाहिए जिस तरह की कैटेगरी एएमसी के पास ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद थर्ड स्टेप में डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की जाती है, जहां पर एएमसी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स यानी साई प्रिपेयर करती है और उसको टास्टी और एएमसी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनसे अप्रूवल भी करवा के लेती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अप्रूव की गई जो डॉक्यूमेंट्स है यानी साई है उसकी ड्राफ्ट को सेबी के पास फाइलिंग की जाती है ताकि सेबी उसको रिव्यू करे, ऑब्जर्वेशन करे। अगर सेबी के पास किसी भी तरह की कोई फीडबैक है, इनपुट है, ये सारे फीडबैक और इनपुट्स मिलने के बाद एएमसी उसको इनकॉर्पोरेट करती है और उसको फाइनल क्लियरेंस के लिए सेबी के पास दोबारा भेजी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एनएफओ का टाइम टेबल बनाया जाता है। मार्केट की अलग अलग सिचुएशन के ऊपर बेस करके, मार्केट की कंडीशन के ऊपर बेस करके एएमसी डिसाइड करती है कि म्यूचुअल फंड लॉन्च करने के लिए उसकी जो सुइटेबल टाइम टेबल है, कब उसको लॉन्च करना चाहिए, कितने दिन के लिए लॉन्च करना चाहिए, ये सारे टाइम टेबल बनाया जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एएमसी कई तरह का एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, पब्लिक रिलेशन कैंपेन कर सकती है ताकि इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा एनएफओ के बारे में जानकारी मिले। लेकिन इस समय सेबी का जो एडवर्टाइजिंग कोड का जो गाइडलाइंस है ये सारी चीज मेंटेन करके की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एएमसी कुछ इवेंट्स भी होल्ड करती है इंटरमीडिएट्स के लिए। स्कीम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के लिए प्रेस भी कर सकती है ताकि म्यूचुअल फंड के जो यूनिक फीचर्स है या फिर इन्वेस्टर के लिए जो बेनिफिट्स है वो ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, उसकी अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा मिले। और उसके बाद आखिरी स्टेप में डिस्ट्रीब्यूशन और सर्कुलेशन होती है, यानी स्कीम की जो डॉक्यूमेंट्स है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो सारे के सारे चीजों को इंटरमीडियरीज को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, मार्केट में उसको सर्कुलेट की जाती है ताकि इन्वेस्टर आसानी से एनएफओ में अप्लाई कर सके। अब कोई भी एनएफओ अगर बाजार में लॉन्च होती है, आपके मन में एक सवाल हो सकता है, आप कितने दिन तक उस म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा निवेश कर सकते हैं, उसके लिए मिनिमम पीरियड कितनी है, मैक्सिमम पीरियड कितनी है। तो चलिए मैं आपको क्लियरली बताता हूं। देखिए, सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी एनएफओ अगर बाजार में लॉन्च होती है तो उसकी पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए कम से कम 3 वर्किंग डे अलाउ करना पड़ेगा। ईएलएसएस स्कीम को छोड़कर यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम को छोड़कर बाकी जितनी भी एनएफओ बाजार में आती है उसमें पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज तक म्यूचुअल फंड स्कीम में सब्सक्रिप्शन अलाउ किया जाता है। यानी सिर्फ ईएलएसएस को छोड़कर जितने भी म्यूचुअल फंड की एनएफओ होती है कम से कम 3 दिन और मैक्सिमम 15 दिन तक उस म्यूचुअल फंड में पब्लिक चाहे तो सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। अब सब्सक्रिप्शन करने के बाद आपको कब यूनिट्स मिलेगी या फिर अगर आपका म्यूचुअल फंड एक्सेप्ट नहीं हुआ, आपने जो भी पैसा पे किए हैं वो पैसा कब रिफंड होगी, उसके लिए भी एक टाइम फ्रेम है। जिस दिन म्यूचुअल फंड की स्कीम क्लोजर होती है यानी आप और अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में तो उस क्लोजिंग डेट से लेकर 5 बिजनेस डेज के अंदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को सारे के सारे यूनिट्स अलॉट की जाती है या फिर रिफंड है तो उसको रिफंड की जाती है। एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, अगर किसी भी तरह की कोई ओपन एंडेड स्कीम है, आप जानते हैं इस तरह की स्कीम फिर बाद में रीओपन होती है बाजार में फिर सेल करने के लिए या फिर रिपर्चेज करने के लिए, लेकिन ये कब हो सकती है मैं आपको क्लियरली बता दूं, जिस दिन अलॉटमेंट होती है उस दिन से लेकर 5 बिजनेस डे के अंदर ओपन एंडेड स्कीम को फिर से दोबारा रीओपन की जाती है ताकि उसको फिर सेल किया जाए, रिपर्चेज किया जाए। तो म्यूचुअल फंड स्कीम में ओपन एंडेड स्कीम काफी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें एक ओपनिंग डेट होती है, उसमें एक क्लोजिंग डेट होती है और फिर एक रीओपन डेट होती है। ये सारे के सारे रिलेवेंट जो 3 डेट है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एनएफओ ओपन डेट, ये क्या होती है। देखिए, ये बहुत ही सिंपल बात है, नाम से ही पता चलता है जिस दिन से एनएफओ ओपन होती है यानी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए परमिशन दिया जाता है, उस पर्टिकुलर डेट को एनएफओ ओपन डेट कहा जाता है। अब एनएफओ क्लोजिंग डेट क्या होती है। देखिए, इनफो क्लोज डेट ये वही डेट है, उस डेट के बाद कोई भी इन्वेस्टर उस म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा निवेश नहीं कर सकते, यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ये लास्ट डेट है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इनफो ओपन डेट होती है, ये स्टार्ट डेट है जिस दिन से इन्वेस्टर निवेश कर सकते हैं, और इनफो क्लोज डेट वही डेट है, वो आखिरी डेट है, यानी इन्वेस्टर वो आखिरी डेट में पैसा निवेश कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, अगर कोई किसी भी तरह की क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है, इस तरह की एनएफओ में एनएफओ का ओपन डेट होती है और एक एनएफओ का क्लोज डेट होती है, और जैसे कि आप जानते हैं इस तरह का म्यूचुअल फंड दोबारा मार्केट में रीओपन नहीं होती है, इसीलिए इस प्रकार की स्कीम में किसी भी तरह की कोई रीओपनिंग डेट नहीं होती है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट जो डेट है स्कीम की रीओपनिंग डेट है। ये रीओपनिंग डेट क्या होती है, तो रीओपनिंग डेट बेसिकली ओपन एंडेड स्कीम में होती है, क्लोज एंडेड स्कीम में नहीं होती है। किसी भी तरह की म्यूचुअल फंड अगर दोबारा इन्वेस्टर के लिए रीपर्चेज करने के लिए ऑफर की जाती है
उसके लिए म्यूचुअल फंड स्कीम का एक रीपर्चेज प्राइस होती है, या फिर इन्वेस्टर चाहे तो स्कीम की नए यूनिट्स को बाई करे, उसको सेल प्राइस कहा जाता है। इस पर्टिकुलर डेट को स्कीम रीओपनिंग डेट बोला जाता है। यानी सिंपल सी बात है, रीओपनिंग डेट वही होती है जिस दिन से लेकर इन्वेस्टर चाहे तो सेल कर सकते या फिर यूनिट्स को रीपर्चेज कर सकते हैं। यानी म्यूचुअल फंड स्कीम का यूनिट्स का सेल या फिर रीपर्चेज करने का एएमसी का अनाउंसमेंट है, उस पर्टिकुलर डेट को रीओपनिंग डेट कहा जाता है। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड का सब्सक्रिप्शन करने के लिए एनएफओ का प्राइस और ऑनगोइंग म्यूचुअल फंड का ऑफर प्राइस के बारे में बताऊंगा। देखिए, मैं आपको क्लियरली बता दूं, म्यूचुअल फंड का बेसिकली दो टाइप के प्राइस होती है। एक प्राइस है एनएफओ प्राइस यानी न्यू फंड ऑफर प्राइस, और दूसरी इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड की जो प्राइस है वो ऑनगोइंग ऑफर प्राइस है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे न्यू फंड ऑफर प्राइस क्या होती है। न्यू फंड ऑफर प्राइस यानी इन शॉर्ट इसको हम लोग एनएफओ प्राइस कहते हैं। ये वही प्राइस है जब कोई एनएफओ बाजार में लॉन्च होती है, उस एनएफओ का एक यूनिट का प्राइस कितनी है जिस प्राइस में कोई इन्वेस्टर उस एनएफओ स्कीम का यूनिट्स को परचेज कर सकते। तो इस तरह की प्राइस को एनएफओ प्राइस यानी न्यू फंड ऑफर प्राइस कहा जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एनएफओ यानी जो न्यू म्यूचुअल फंड ऑफर हो रही है, आमतौर के उसका एक यूनिट्स का प्राइस होती है 10 रुपया। यानी स्टार्टिंग में 10 रुपये से स्टार्ट होती है, अगर परफॉर्म करती है तो 10 रुपये के ऊपर जाती है, अगर परफॉर्म नहीं करती है तो 10 रुपये के नीचे भी जा सकती है। अब दूसरी जो प्राइस है ऑनगोइंग ऑफर प्राइस, वो क्या होती है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, देखिए, इनोफो का डेट क्लोज हो जाने के बाद यानी क्लोजिंग डेट हो जाने के बाद म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को अलॉट की जाती है, और अलॉटमेंट के 5 दिन के अंदर फिर उस तरह के म्यूचुअल फंड को बाजार में रीओपन किया जा सकता है। ये बेसिकली ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स की स्कीम के लिए होती है। इस तरह की म्यूचुअल फंड में दोबारा चाहे तो कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अपने यूनिट्स को सेल भी कर सकते हैं। यानी इस तरह की म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बाई सेल करने के लिए अलाउ की जाती है। अगर किसी इन्वेस्टर के पास ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट्स है, वो चाहे तो बेच सकते हैं, या फिर कोई इन्वेस्टर चाहे तो उस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम का यूनिट्स को दोबारा बाई कर सकते हैं। तो ऑनगोइंग ऑफर प्राइस वही प्राइस होती है जिस प्राइस में वो नए यूनिट्स को बाई कर सकते हैं, या फिर अपने एग्जिस्टिंग यूनिट्स को रिडीम्शन कर सकते हैं यानी सेल कर सकते हैं, या फिर दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में या फिर प्लान में स्विच आउट कर सकते हैं। इस तरह के प्राइस को ऑनगोइंग ऑफर प्राइस कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट प्लान कितने टाइप के होती है और इसकी रिलेटेड सर्विस क्या क्या होती है। देखिए, म्यूचुअल फंड का तो कैटेगरी बहुत तरह का होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का जो प्लान है म्यूचुअल फंड का बेसिकली दो टाइप के होती है। एक है डायरेक्ट प्लान और एक होती है रेगुलर प्लान। यानी एज ए इन्वेस्टर आप कैसे अब म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा निवेश करेंगे, आपके सामने दो ही रास्ता है। आप चाहे तो डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं या फिर आप रेगुलर प्लान के थ्रू निवेश कर सकते हैं। तो आपके मन में सवाल हो सकता है, ये डायरेक्ट प्लान क्या है, रेगुलर प्लान क्या है? तो चलिए मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करता हूं। अगर परचेज मोड के आधार पर डिस्कस करें तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप अगर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो डायरेक्ट प्लान के केसेस में आप डायरेक्टली एएमसी के थ्रू या फिर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू म्यूचुअल फंड को बुक कर सकते हैं। यानी आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्ट एएमसी के साथ होगी, बीच में किसी भी तरह की कोई इंटरमीडिएटरीज यानी थर्ड पर्सन की एग्जिस्टेंसी नहीं है। लेकिन आप जब रेगुलर प्लान खरीदते हैं तो आप और एएमसी के बीच में डिस्ट्रीब्यूटर होती है, एडवाइजर होती है। यानी रेगुलर प्लान जब खरीदते हैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर या फिर एडवाइजर के थ्रू आप खरीदते हैं। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट प्लान में किसी भी तरह की कोई इंटरमीडियरीज नहीं होती है। जैसे कि मैंने कहा कि आप और एएमसी के बीच में ट्रांजैक्शन होती है, और रेगुलर प्लान में आपके साथ जब एएमसी का ट्रांजैक्शन होती है बीच में डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, एडवाइजर रहते हैं। इसका मतलब रेगुलर प्लान में इंटरमीडियरीज होती है। डायरेक्ट प्लान में इंटरमीडिएटरीज नहीं है, इसीलिए एक्सपेंसेस रेशियो बहुत ही कम है। रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर रहती है यानी इंटरमीडिएटरीज रहती है, इसीलिए एक्सपेंसेस रेशियो थोड़ी सी ज्यादा है। जैसे कि मैंने कहा कि डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, इसीलिए म्यूचुअल फंड का पर यूनिट का जो प्राइस है यानी नैब की रेट है, इसकी डिफर बहुत ही कम होती है। लेकिन रेगुलर प्लान के बारे में अगर बात करें, इसकी एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, इसीलिए नैब की रेट ऑलवेज थोड़ी कम होती है। यानी डायरेक्ट प्लान का नैब की रेट थोड़ी सी ज्यादा होती है और रेगुलर प्लान का नैब का रेट थोड़ी सी कम होती है। डायरेक्ट प्लान में आपके साथ डायरेक्ट एएमसी का ट्रांजैक्शन हो रही है, बीच में कोई इंटरमीडियरीज नहीं है, इसीलिए आपको कोई किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने का एडवाइस भी नहीं मिलेगी। आप खुद ही डिसीजन लेंगे कौन सी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, कौन सी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना है। लेकिन आप जब रेगुलर प्लान खरीदते हैं, जैसे कि मैंने कहा, आप और एएमसी के बीच में डिस्ट्रीब्यूटर होती है, एडवाइजर होती है। आप उनमें से इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले सकते हैं। आप अपने एडवाइजर को पूछ सकते हैं कौन सी म्यूचुअल फंड सही है, कौन सी म्यूचुअल फंड खराब है, किसमें ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। उसकी पूरी गाइडेंस आपका डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर प्रोवाइड करती है।
डायरेक्ट प्लान में जैसे कि मैंने कहा आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं मिलेगी, तो आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है और इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आप ही को करना है, आपको कोई मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे DIY प्रोसेस होती है। आप डायरेक्ट AMC के वेबसाइट में या फिर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में विजिट करते हैं और वहीं पे आप सारे प्रोसेस करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी है। इसीलिए आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आप जब रेगुलर प्लान के लिए अप्लाई करते हैं और जैसे कि मैंने कहा यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर होती है, तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी। आप अगर नए हैं, बिगिनर है इन्वेस्टमेंट के लिए, आप यहां पे आसानी से कर सकते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई गाइडेंस चाहिए, उसका भी प्रॉपर हेल्प आपको मिल जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड का कई सारे ऑप्शन होती है, जैसे कि IDCW यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल जो प्लान होती है, उसमें पे आउट का ऑप्शन होती है, री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होती है और भी कुछ म्यूचुअल फंड में ग्रोथ ऑप्शन भी होती है। अब इस तरह की म्यूचुअल फंड में अलग अलग जो ऑप्शन है उसकी इम्प्लीकेशन कैसे होती है। अगर किसी भी तरह की कोई इम्प्लीकेशन होती है, क्या उसका इंपैक्ट पे आउट में होती है या फिर इन्वेस्टमेंट में होती है या फिर ग्रोथ ऑप्शन में होती है या फिर नहीं होती है, तो उसका एक टेबल यहां पर दिख रहा है, इस टेबल को आप देख लीजिए। अगर बैंक अकाउंट में डिविडेंड रिसीव होती है तो उसकी इंप्लीकेशन कैसी होती है। डिविडेंड के ऊपर अगर टैक्स एप्लीकेबल होती है तो उसकी इंप्लीकेशन कैसी होती है। डिविडेंड का री इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में अगर यूनिट्स का नंबर को इंक्रीज किया जाता है तो ऐसे केसेस में किस तरह इंप्लीकेशन होती है, या फिर नैब अगर चेंज होती है तो उसकी इंप्लीकेशन कैसी होती है। तो म्यूचुअल फंड की कौन सी ऑप्शन में इंप्लीकेशन होती है और किस में नहीं होती है, उसका पूरा डिटेल्स इसी टेबल में है। आप चाहते एक बार गो थ्रू कर लीजिए, देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पर म्यूचुअल फंड की कौन सी ऑप्शन में इंप्लीकेशन होती है, कहां पर नहीं होती है और कहां पर एप्लीकेबल नहीं है, आसानी से आप समझ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का यूनिट्स का अलॉटमेंट कैसे होती है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करूंगा इनोफो के बारे में, यानी न्यू फंड ऑफर जब होती है तो न्यू फंड का यूनिट्स किस तरह इन्वेस्टर को मिलती है, यानी अलॉटमेंट होती है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने बताया, म्यूचुअल फंड का जो इनोफो होती है, इनोफो का जो म्यूचुअल फंड का यूनिट्स बेचा जाता है, बेचने के टाइम में उसका फेस वैल्यू होती है 10 रुपया, यानी एक यूनिट का प्राइस होती है 10 रुपया। अगर कोई इन्वेस्टर इनोफो में पैसा निवेश करते हैं, यानी उसको हर एक यूनिट के लिए 10 रुपया पे करना है। अब जितना पैसा वो निवेश करेगा उसको 10 रुपये से डिवाइड करेंगे तो उसके हिसाब से उसको इनोफो का उतनी यूनिट्स असाइन किया जाएगा, यानी अलॉटमेंट किया जाएगा। मान लीजिए कोई एक इन्वेस्टर 10,000 रुपया इनोफो में निवेश किया है और जैसे कि मैंने कहा एक यूनिट का प्राइस है 10 रुपया, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 को यूनिट का रेट 10 रुपये से डिवाइड कर दीजिए तो कैलकुलेट होकर आती है 1,000 यूनिट्स, यानी उस इन्वेस्टर को 1,000 यूनिट्स अलॉट किया जाएगा। लेकिन कब किया जाता है, कितना टाइम लगता है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, न्यू फंड ऑफर जिस दिन क्लोज होती है, यानी उसमें कोई अप्लाई नहीं कर सकते, क्लोज होने के बाद 5 बिजनेस डे के अंदर सारे के सारे यूनिट्स इन्वेस्टर को अलॉटमेंट करना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि मान लीजिए इन्वेस्टर के पास डीमैट अकाउंट है, तो डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके लिए सिर्फ 2 दिन टाइम लगती है, यानी 2 वर्किंग डे के अंदर इन्वेस्टर का डीमैट अकाउंट में म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर किसी भी कारण की वजह से अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो ऐसे केसेस में इनोफो क्लोज होने के बाद जिस दिन क्लोज होती है उस दिन से लेकर 5 बिजनेस डे के अंदर वो सारे के सारे पैसा यानी फुल अमाउंट इन्वेस्टर को रिफंड करना पड़ेगा। अगर कोई AMC उस 5 बिजनेस डे के अंदर अगर पैसा रिफंड नहीं करते हैं तो जितनी पैसा उसको रिफंड करना होता है उसके ऊपर 15% पर एनम इंटरेस्ट पे भी करना पड़ता है, यानी जो रिफंडेबल अमाउंट है उसको भी देना पड़ता है और जितना दिन वो लेट करेगा उसके ऊपर 15% पर एनम रेट के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। ये AMC के ऊपर एक तरह का चार्जेस है, यानी AMC का एक तरह का नुकसान है। अब बात करेंगे ऑन गोइंग ऑफर के बारे में, यानी जो म्यूचुअल फंड ऑलरेडी बाजार में है उसकी यूनिट्स को बाई सेल की जा रही है, तो ऐसे केसेस में यूनिट की कैलकुलेशन कैसी होती है। देखिए मैं सिंपली बता दूं, ये बेसिकली ओपन एंडेड स्कीम के लिए एप्लीकेबल होती है। जिस प्राइस रेट में म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को बेची जाती है, यानी इन्वेस्टर खरीदते हैं, उस प्राइस को सेल प्राइस कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी इन्वेस्टर जितना पैसा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को खरीदने के लिए, उस अमाउंट को म्यूचुअल फंड यूनिट्स का जो सेल प्राइस है उससे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से ही इन्वेस्टर का यूनिट्स का कैलकुलेशन हो जाती है। अगर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई इन्वेस्टर 12,000 रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसके बदले में उसको यूनिट्स मिलेगी। उस समय एप्लीकेबल सेल प्राइस है 12 रुपया, यानी एक यूनिट का प्राइस है 12 रुपया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12,000 रुपया।
और एक यूनिट का सेल प्राइस है 12 रुपया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो 1000 यूनिट्स कैलकुलेट होकर आती है। ये 1000 यूनिट्स इन्वेस्टर को मिल जाती है। अब बात करेंगे राइट इशू के बारे में। जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्कीम में राइट इशू का म्यूचुअल फंड यूनिट्स ऑफर की जाती है, जिस रेट में ऑफर की जाती है उस प्राइस को राइट प्राइस कहा जाता है। यानी इन्वेस्टर जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को म्यूचुअल फंड यूनिट्स का जो राइट प्राइस है उस प्राइस से डिवाइड किया जाता है और नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट होकर आती है, जो यूनिट्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन जब बोनस इशू होती है, ऐसे केसेस में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती, ये एब्सोल्युटली फ्री है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए बोनस इशू 1:3 रेशियो में हुई है। इसका मतलब अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पास 3 यूनिट्स है तो उसके ऊपर उसको 1 यूनिट्स फ्री में मिलेगी। यानी बोनस इशू होने से पहले जो इन्वेस्टर के पास 3 यूनिट्स है, एक फ्री मिलने के बाद अब उसके पास 4 यूनिट्स हो जाएगी। यानी सिंपल सी बात है, बोनस इशू होने से नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो जाती है। पहले 3 थी, अभी बोनस इशू होने के बाद वो 4 यूनिट्स हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नेट एसेट वैल्यू की कोई चेंजेस नहीं होती है। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का अकाउंट स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अगर म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं, उसके बदले में उसको यूनिट्स मिलती हैं। अब एक इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा जो पैसा उसने इन्वेस्ट की है उसके बदले में उसको कितनी यूनिट्स मिली है, यूनिट्स का रेट क्या है, यानी नैव का रेट कितनी है, टोटल यूनिट वैल्यू कितनी है, क्या क्या चार्जेस एप्लीकेबल हुई है, इन सारी चीज के बारे में पता चलता है उस म्यूचुअल फंड स्कीम का अकाउंट स्टेटमेंट से। अब यहां पर सवाल हो सकता है कि कितने टाइप के अकाउंट स्टेटमेंट इन्वेस्टर को भेजी जाती है। बेसिकली 3 टाइप के अकाउंट स्टेटमेंट होती है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो अकाउंट स्टेटमेंट है, मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। नाम से ही पता चलता है इस तरह का अकाउंट स्टेटमेंट मंथली इशू की जाती है। हर एक महीने, जिस महीने इन्वेस्टर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो अपना यूनिट्स को सेल करे या फिर यूनिट्स को रिपर्चेज करे, ऐसा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किसी मंथ में होती है, उस महीने का एक स्टेटमेंट इन्वेस्टर को भेजी जाती है, जिसका नाम है मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इस तरह की स्टेटमेंट में हर एक ट्रांजैक्शन का डिटेल्स रहती है, चाहे इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को रिपर्चेज करे या फिर सेल करे। ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी है, रेलिवेंट नैव क्या है, नैव की रेट क्या है और कितनी यूनिट्स की ट्रांजैक्शन हुई है, हर तरह का डिटेल्स मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में रहती है। सिर्फ यही नहीं है, उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड की कितनी यूनिट्स की बैलेंस पड़ी हुई है, उसकी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ यूनिट भी डिस्प्ले होती है। और बैलेंस के साथ साथ उसकी जो लेटेस्ट वैल्यू है, लेटेस्ट नैव के आधार पे, वो भी उस स्टेटमेंट में डिस्प्ले होती है। अब बात करेंगे दूसरी म्यूचुअल फंड की जो स्टेटमेंट है, जिसकी नाम है एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट। नाम से ही पता चलता है ये एनुअल इशू होती है। तो इस तरह का स्टेटमेंट एनुअली जनरेट की जाती है और एनुअली इसको इशू किया जाता है। इसकी एक सॉफ्ट कॉपी ईमेल के माध्यम से, जो ईमेल आईडी एएमसी के पास रजिस्टर रहती है, उसी ईमेल में ईमेल की जाती है। कभी कभी फिजिकल स्टेटमेंट भी भेजा जा सकता है, अगर इन्वेस्टर ने किसी भी तरह की फिजिकल स्टेटमेंट के लिए मैंडेट बना के रखी है तो। नहीं तो नॉर्मली हर एक कंपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में इस तरह की जो स्टेटमेंट है सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही भेजती है। एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट जो होती है, बेसिकली यूनिट होल्डर्स यानी इन्वेस्टर जिस दिन इस तरह की स्टेटमेंट जनरेट होती है, उसकी लास्ट 6 मंथ अगर किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते, तो ऐसे केसेस में इस तरह की स्टेटमेंट इशू की जाती है। इस तरह की स्टेटमेंट में लेटेस्ट क्लोजिंग बैलेंस दिखती है और स्टेटमेंट जनरेट करने से पहले यूनिट्स का जो वैल्यू है वो भी डिस्प्ले की जाती है। अब मैं आपको आखिरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा, जिसकी नाम है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। इस तरह की जो स्टेटमेंट है, एएमसी इंश्योर करती है हर एक कैलेंडर मंथ में इस तरह की स्टेटमेंट को इश्यू की जाती है, ये इन्वेस्टर को भेजी जाती है और ये सारे के सारे प्रोसेस सेबी का जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार होती है। इस तरह की स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन का सारे डिटेल्स रहती है और सारे म्यूचुअल फंड स्कीम में एंड ऑफ द मंथ जो भी उसके पास होल्डिंग रहती है उसकी पूरी डिटेल्स रहती है। अब मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर के बारे में, यानी कोई भी म्यूचुअल फंड में कौन पैसा निवेश कर सकते हैं। क्या कोई इंडिविजुअल पैसा निवेश कर सकते हैं या फिर आदर्श कोई एंटिटी पैसा निवेश कर सकते हैं। जो कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बाई करे या फिर सेल करे। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली 2 तरह का इन्वेस्टर होती है, एक होती है इंडिविजुअल इन्वेस्टर और दूसरी होती है नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल इन्वेस्टर के बारे में। इंडिविजुअल इन्वेस्टर में जहां पर इंडियन जो रेसिडेंट है जिसकी एज है 18 साल कम से कम, तो इस तरह की एडल्ट इंडिविजुअल्स म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, किसी का एज अगर 18 साल होती है तो लीगली म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं।
लेकिन अगर किसी का एज 18 से कम हुई है यानी माइनर है, तो ऐसे केसेस में वो अपने पेरेंट्स के थ्रू या फिर लीगल गार्डियन के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं है, उसके साथ साथ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HOF वो भी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। नॉन रेसिडेंट इंडियंस यानी NRI या फिर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसको हम लोग PIO कहते हैं, जो बेसिकली विदेश में रहते हैं, इन सभी इंडिविजुअल्स चाहे तो म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। ये अलावा क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर यानी इन शॉर्ट जिसको हम लोग QFI कहते हैं, वो भी चाहे तो म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। आप बात करते हैं नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर के बारे में, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर जैसे कि कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, इस तरह की एंटिटीज म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। उसके साथ साथ रजिस्टर्ड सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्रस्टीज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रस्टीज ऑफ प्राइवेट ट्रस्ट, पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। उसके साथ साथ हर तरह का जो बैंक्स होती है, इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये सभी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं है, उसके साथ साथ आदर्श म्यूचुअल फंड जो सेबी में रजिस्टर्ड है, वो भी यहां पर पैसा निवेश कर सकते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, वो भी चाहे तो म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एजेंसीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री यूनिट्स, अदर एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज, उसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सभी चाहे तो म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, कोई भी अगर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो इन्वेस्ट करने के समय एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा जाता है, उसमें क्या क्या डिटेल्स देना पड़ता है, इन सभी डिटेल्स को मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले बताऊंगा प्लान्स के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले प्लान को डिसाइड करना पड़ता है। क्या आप डायरेक्ट प्लान चूज कर रहे हैं या फिर रेगुलर प्लान चूज कर रहे हैं, उसको आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इन दोनों प्लान के बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कशन किया, आप चाहे तो रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसके बाद यूनिट होल्डर्स का इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। यूनिट होल्डर यानी एप्लीकेंट्स का, जैसे एप्लीकेंट्स का नाम क्या है, उनकी नेशनलिटी, आइडेंटिटी प्रूफ, KYC कंप्लायंस, सिग्नेचर, एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस। उसके साथ साथ अगर इन्वेस्टर API है, NRI है, PIO है, तो ऐसे केसेस में ओवरसीज एड्रेस भी देना पड़ता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, अगर यूनिट होल्डर माइनर है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर एप्लीकेंट का एज अगर 18 साल से कम है, तो ऐसे केसेस में उस माइनर का जो नेचुरल पेरेंट्स है या फिर कोर्ट अपॉइंटेड लीगल गार्डियन है, उसके वियाप में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए उनको KYC कॉम्प्लायंस करना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा और सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। देखिए, एक फोलियो पावर ऑफ अटॉर्नी के अंडर ऑपरेट होती है। पावर ऑफ अटॉर्नी इन शॉर्ट हम इसको POA कहते हैं। तो इसके लिए POA होल्डर की जरूरत पड़ती है, जो KYC कंप्लायंस होती है, और उसके साथ साथ पैन कार्ड भी रहना पड़ता है उसका। और POA का एक सर्टिफाइड कॉपी म्यूचुअल फंड को सबमिट करना पड़ता है, ताकि POA होल्डर उस फोलियो को ऑपरेट कर सके। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड होल्डर का स्टेटस भी बताना पड़ता है, क्या वो फर्स्ट होल्डर है या फिर सेकंड होल्डर है, क्या वो इंडिविजुअल है या फिर नॉन इंडिविजुअल है। सिर्फ वही नहीं है, उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड फोलियो होल्डिंग का मोड भी बताना पड़ता है, और जो म्यूचुअल फंड की अकाउंट है उसको कौन ऑपरेट करेगा, क्या वो सिंगल अकाउंट है, क्या वो जॉइंट अकाउंट है, या फिर आइदर और सर्वाइवर है। ये सारे चीज स्पेसिफाई करना पड़ता है। उसके साथ साथ KYC डिटेल्स भी देना पड़ता है। जो एप्लीकेंट है उसका KYC एक्नॉलेजमेंट लेटर जरूरत पड़ती है एज ए प्रूफ ऑफ कॉम्प्लायंस विद द KYC नॉर्म्स। उसकी ऑक्यूपेशन, ग्रॉस एनुअल इनकम, नेट ओथ, और वो एप्लीकेंट पॉलिटिकली एक्सपोज है कि नहीं, वो भी बताना पड़ता है। इसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म में फट का डिक्लेरेशन देना पड़ता है, CRS डिटेल्स भरना पड़ता है। देखिए, बहुत सारे एप्लीकेंट इंक्लूडिंग उसकी गार्डियन, जिसकी कंट्री ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप, नेशनलिटी या फिर टैक्स रेसिडेंसी इंडिया नहीं है, दूसरी कोई कंट्री हो सकती है, तो ऐसे केसेस में एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ती है। उसके लिए फॉरेन अकाउंट टैक्स कॉम्प्लायंस एक्ट यानी फटका और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यानी CRS फिलअप किया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म में बैंक डिटेल्स भी भरना पड़ता है। बैंक डिटेल्स बेसिकली जो एप्लीकेशन फॉर्म में फोलियो का जो फर्स्ट होल्डर है उसकी डिटेल्स देना पड़ता है, तो उसके नाम के साथ साथ बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, सिटी का नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप चाहे करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, NRE, NRO, FCNR या फिर अदर्स टाइप के बैंक अकाउंट है, वो पूरा डिटेल्स देना पड़ता है। बैंक की MICR कोड और उसके साथ साथ IFSC कोड शेयर करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स भी देना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म में, यानी इन्वेस्टर का चॉइस क्या है, तो स्कीम चॉइस, प्लान चॉइस, ऑप्शन चॉइस, पे आउट ऑप्शन, ये सारी चीज एप्लीकेशन भरने के टाइम में स्पेसिफाई करना पड़ता है।
अब पेमेंट डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एप्लीकेंट को बैंक अकाउंट डिटेल्स भरना पड़ता है। उसी बैंक अकाउंट में किसी भी तरह की अगर म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से कोई पे आउट होती है, जैसे कि डिविडेंड पे आउट या फिर म्यूचुअल फंड अगर रिडीम होती है उसकी पे आउट, वो सारे के सारे डिटेल्स उसी बैंक अकाउंट में पे की जाती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा नॉमिनेशन के बारे में। देखिए, अगर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन अगर सिंगल एप्लीकेंट द्वारा की जा रही है तो ऐसे केसेस में नॉमिनेशन एप्लीकेशन भरने के टाइम में कर लेना चाहिए। अगर कोई भी कारण की वजह से अगर भूल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी नॉमिनेशन किया जा सकता है। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में म्यूचुअल फंड स्कीम की जो सीड डॉक्यूमेंट है और कीम डॉक्यूमेंट है, इसमें सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में बताऊंगा। तो सवाल है, म्यूचुअल फंड में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या क्या होती है। देखिए, जब म्यूचुअल फंड यूनिट्स को परचेज किया जाता है, यानी जब एनएफओ लॉन्च होती है तब जो इनिशियल परचेज होती है, या फिर जब ऑनगोइंग म्यूचुअल फंड की ऑफर चलती है तब एडिशनल परचेज की जाती है, या फिर जब कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को रिडीम करते हैं, यानी सेल ट्रांजैक्शन होते हैं या फिर स्विचेस होते हैं, इन सभी ट्रांजैक्शन को म्यूचुअल फंड की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो चलिए इन सभी के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे म्यूचुअल फंड यूनिट्स की यानी एनएफओ की इनिशियल परचेज के बारे में। इस समय एक इन्वेस्टर नई म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं, फ्रेश परचेज करते हैं, यानी म्यूचुअल फंड यूनिट्स का इनिशियल परचेज करते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर ओपन एंडेड स्कीम है, उस स्कीम का ऑफर पीरियड के समय म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को भी परचेज किया जा सकता है। इस तरह की ट्रांजैक्शन म्यूचुअल फंड की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो एडिशनल परचेज है। देखिए, एक बार अगर कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड का एप्लीकेशन फॉर्म भर देता है, उसके बाद उसको एक फोलियो नंबर मिलती है। उन फोलियो नंबर के द्वारा कस्टमर चाहे तो यानी इन्वेस्टर चाहे तो दोबारा उसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा निवेश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोबारा उसको फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ इन्वेस्टर को एक ट्रांजैक्शन स्लिप भरना पड़ता है, जहां पर वो अपना म्यूचुअल फंड स्कीम का फोलियो नंबर मेंशन करते हैं और रिक्विजिट पेमेंट के साथ साथ उसको सबमिट करते हैं। यह भी ऐसा एक ट्रांजैक्शन है जो म्यूचुअल फंड की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रूप में काम करती है। तीसरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स के रीपर्चेज के बारे में कहा जाता है। जो ओपन एंडेड स्कीम होती है, इन्वेस्टर चाहे तो किसी भी समय उसको रीपर्चेज कर सकते हैं, यानी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को सेल कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को एक ट्रांजैक्शन स्लिप भरना पड़ता है, जहां पर वो रिक्वेस्ट करता है यूनिट्स की रिपर्चेज करने के लिए। यह भी ऐसा एक ट्रांजैक्शन है जो म्यूचुअल फंड की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रूप में काम करती है। चौथी और आखिरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन वो स्विचिंग होती है। स्विचिंग बेसिकली एक रिडेम्पशन प्रोसेस है। म्यूचुअल फंड के एक स्कीम से पैसा रिडीम करके दूसरी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा दोबारा नई यूनिट्स को परचेज करके निवेश करने का प्रोसेस है। यह भी एक ऐसा एक ट्रांजैक्शन है जो म्यूचुअल फंड की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रूप में काम करती है। आशा करता हूं म्यूचुअल फंड का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ये आपको समझ में आया, पूरी क्लैरिटी मिली है। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं। जब कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स परचेज करते हैं तो पेमेंट कैसे करते हैं, यानी पेमेंट मैकेनिज्म में एक्सेप्टेबल मोड्स क्या क्या होती है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। हम सभी जानते हैं आज के दिन में सारे के सारे प्रोसेस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में ही होती है। उसके लिए इन्वेस्टर को एक यूजर नेम एलोकेट किया जाता है, उसकी एक पासवर्ड रहती है जिसको इन शॉर्ट हम लोग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी पिन कहते हैं। उसके द्वारा लॉगिन करके वो डिजिटली पेमेंट कर सकते हैं। अब डिजिटली पेमेंट कैसे करें, उसके लिए सबसे पहला जो इजी प्रोसेस है इंटरनेट बैंकिंग, जहां पर इन्वेस्टर एनएससीएच या फिर एनईएफटी या फिर आईएमपीएस या फिर आरटीजीएस कर सकते हैं इंडिया में फंड ट्रांसफर करने के लिए। और अगर अब्रॉड से फंड ट्रांसफर होती है म्यूचुअल फंड में तो ऐसे केसेस में स्विफ्ट ट्रांसफर प्रोसेस यूज की जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एम बैंकिंग यानी मोबाइल बैंकिंग है। यह भी कन्वीनियंट प्रोसेस है। इसके माध्यम से म्यूचुअल फंड में कई तरह के इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रांजैक्शन किया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट जो एक्सेप्टेबल मोड्स है वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यानी यूपीआई प्रोसेस है। इस प्रोसेस के माध्यम से अकाउंट में फंड ट्रांसफर की जाती है। इसके लिए यूपीआई की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको यूज किया जा सकता है। चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, इन शॉर्ट इसको हम लोग असबा कहते हैं। ये ऐसी एक फैसिलिटी है जब बेसिकली एनएफओ लॉन्च होती है उस समय इस प्रोसेस के माध्यम से बैंक को ऑथराइज किया जाता है एनएफओ का जो पर्टिकुलर अमाउंट है इन्वेस्टर का बैंक अकाउंट में उतनी अमाउंट एप्लीकेशन मनी के रूप में उसको ब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है। फिफ्थ डिजिटल पेमेंट मीडियम से आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, इन शॉर्ट इसको एईपीएस कहते हैं।
ये भी एक ऐसा एक प्रोसेस है जहां पर आधार नंबर के माध्यम से कस्टमर अपना अमाउंट बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, इन शॉर्ट इसको हम लोग NUUP कहते हैं। ये भी एक मोबाइल बैंकिंग की तरह है। ये ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज होती है, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह की कोई स्मार्टफोन या फिर इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इन्वेस्टर के पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डिजिटल पेमेंट के लिए ये भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर ई वॉलेट यूज करते हैं। ई वॉलेट एक फिजिकल वॉलेट की तरह ही है, उसकी डिजिटल वर्जन यानी वर्चुअल वर्जन है। इन्वेस्टर ई वॉलेट में मनी को लोड करते हैं और वो अपना पेमेंट करने के लिए या फिर फंड ट्रांसफर करने के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा वन टाइम मैंडेट के बारे में, इन शॉर्ट जिसको हम लोग OTM कहते हैं। ये एक ऐसा एक पेमेंट फैसिलिटी है जहां पर इन्वेस्टर बैंक को ऑथराइज करते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट उसका बैंक अकाउंट से डेबिट करने के लिए। समय समय पर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को परचेज करने के लिए इस तरह की प्रोसेस अप्लाई की जाती है। और भी कई तरह का पेमेंट मैकेनिज्म है म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बाई करने के लिए। कस्टमर चाहे तो म्यूचुअल फंड के स्कीम के नाम पे चेक प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर डिमांड ड्राफ्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन के लिए किसी भी तरह की कैश रिसीव नहीं किया जाता है, यानी कैश को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन बहुत सारे स्मॉल इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टर कभी टैक्स पे नहीं करते, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जिसके पास पैन कार्ड भी नहीं है, जैसे कि छोटे छोटे फार्मर, छोटे छोटे ट्रेडर, छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटे छोटे वर्कर, इन सभी के लिए म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बाई करने के लिए मैक्सिमम पर इन्वेस्टर पर म्यूचुअल फंड स्कीम में पर फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपया तक यानी 50,000 रुपीज तक अलाउ की जाती है, जहां पर कैश पेमेंट एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कट ऑफ टाइम और टाइम स्टैंपिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, आपके मन में एक सवाल हो सकता है, अगर आप म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है? क्या आप रात को 2 बजे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्या सुबह 6 बजे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दिन को 10 बजे 12 बजे अप्लाई कर सकते हैं? उसके लिए एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है? अगर आप म्यूचुअल फंड में एप्लीकेशन करते हैं, क्या उसी दिन का नैव रेट मिलेगा या फिर नेक्स्ट दिन का नैव रेट मिलेगा? ये भी आपको समझना चाहिए। उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड की कट ऑफ टाइमिंग और टाइम स्टैंपिंग के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, कट ऑफ टाइम ऐसा एक डेली डेडलाइन है जो फाइनेंशियल रेगुलेटर यानी सेबी या फिर फंड हाउस डिसाइड करती है। टाइम स्टैंपिंग भी ऐसा एक प्रोसेस है जहां पर जब भी इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट आती है, उस रिक्वेस्ट की एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइमिंग को ऑफिशियली रिकॉर्ड की जाती है और उसी के ऊपर बेस करके इन्वेस्टर को पर्टिकुलर डेट का नैव का रेट असाइन किया जाता है। भारत में म्यूचुअल फंड की जो कट ऑफ टाइमिंग है या फिर टाइम स्टैंपिंग है, इसके सारे रूल सेबी द्वारा मैनेज की जाती है। जब भी कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बाय करे या फिर स्विचिंग करे या फिर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को रिडीम करे, तो ऐसे केसेस में नेट एसेट वैल्यू यानी नैव रेट क्या होगी, ये सभी चीज म्यूचुअल फंड के कट ऑफ टाइमिंग और टाइम स्टैंपिंग के ऊपर डिपेंड करती है। आपको ध्यान रखना होगा, अगर किसी भी दिन अगर म्यूचुअल फंड में अप्लाई करते हैं तो स्पेसिफिक डे का जो नैव रेट है आपको मिलेगा कि नहीं, ये डिपेंड करती है आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसकी टाइम स्टैंपिंग म्यूचुअल फंड की डेजिग्नेटेड कट ऑफ टाइमिंग से पहले हुई कि नहीं, और जो भी एप्लीकेशन फंड है वो एएमसी के बैंक अकाउंट में कट ऑफ टाइमिंग से पहले अकाउंट में क्रेडिट हुई कि नहीं। अगर कट ऑफ टाइम से पहले टाइम स्टैंपिंग होती है और एएमसी के बैंक अकाउंट में फंड क्रेडिट हो जाती है, तो ऐसे केसेस में उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डे का नैव रेट मिलती है। तो चलिए उसको और आसान तरीका से समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए एक टेबल देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते, अगर कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इक्विटी और डेब्ट हाइब्रिड फंड में पैसा निवेश करते हैं, यानी म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं या फिर स्विचिंग करते हैं, तो ऐसे केसेस में कट ऑफ टाइमिंग होती है 3 बजे की, यानी 3 PM की। अगर 3 बजे से पहले अगर म्यूचुअल फंड परचेज करने का या फिर स्विचिंग करने का रिक्वेस्ट सबमिट हो जाती है और टाइम स्टैंपिंग भी हो जाती है और एप्लीकेशन मनी जो है वो सारे एएमसी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है 3 बजे से पहले, तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टर को उसी दिन का नैव रेट मिल जाती है। लेकिन अगर 3 बजे के बाद अगर एएमसी को फंड रिसीव होती है, तो ऐसे केसेस में नेक्स्ट बिजनेस डे का जो नैव रेट है उसी नैव रेट में यूनिट्स को असाइन की जाती है। लेकिन अगर कोई इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को रिडेम्पशन करते हैं या फिर स्विच आउट करते हैं, तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टर को कोई फंड देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी कट ऑफ टाइमिंग है 3 बजे की। यहां पर सिर्फ देखा जाता है कि 3 बजे से पहले टाइम स्टैंपिंग हुई कि नहीं। अगर 3 बजे से पहले अगर टाइम स्टैंपिंग हो जाती है तो सेम डे का नैब मिल जाती है, और अगर 3 बजे के बाद अगर टाइम स्टैंपिंग होती है तो नेक्स्ट बिजनेस डे का नैब रेट मिलती है। उसी तरह लिक्विड और ओवरनाइट फंड में अगर कोई म्यूचुअल फंड के यूनिट्स परचेज करते हैं या फिर स्विचिंग करते हैं, तो उसकी कट ऑफ टाइमिंग होती है 1:30 बजे की, यानी 1:30 PM की।
तो ऐसे केसेस में अगर 1:30 बजे से पहले म्यूचुअल फंड की टाइम स्टैंपिंग हो जाती है और फंड भी एएमसी की बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, तो ऐसे केसेस में सेम डे का नैव रेट मिल जाती है। और अगर एएमसी की बैंक अकाउंट में फंड क्रेडिट 1:30 बजे के बाद होती है, तो ऐसे केसेस में नेक्स्ट बिजनेस डे का नैव रेट एप्लीकेबल होती है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर लिक्विड और ओवरनाइट फंड को रिडेम्पशन करते हैं, तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टर को कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी कट ऑफ टाइमिंग होती है 3 बजे की। 3 बजे से पहले अगर टाइम स्टैंपिंग हो जाती है तो सेम डे का नैव रेट मिल जाती है, नहीं तो नेक्स्ट बिजनेस डे का नैव रेट मिलेगी। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर इंटरनेशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को परचेज करे या फिर रिडेम्पशन करे, तो ऐसे केसेस में सुबह 11 बजे की यानी 11 AM की कट ऑफ टाइम होती है। तो ऐसे केसेस में सुबह 11 बजे से पहले अगर टाइम स्टैंपिंग हो जाती है तो सेम डे का नैव मिलती है, और 11 बजे के बाद अगर टाइम स्टैंपिंग होती है तो नेक्स्ट बिजनेस डे का नैव रेट मिलती है। यहां पर थोड़ा सा टाइम स्टैंपिंग के रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये प्रोसेस टोटली डिजिटली होती है। जब कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को परचेज करने के लिए या फिर रिडेम्पशन करने के लिए या फिर स्विच इन स्विच आउट करने के लिए कोई ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट डालते हैं, इस समय इन्वेस्टर चाहे तो ब्रोकर के ऐप के थ्रू कर सकते हैं या फिर आरटीआई यानी रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट के थ्रू, जैसे कि कैम्स, कैफिनटेक या फिर एएमसी के द्वारा डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इन सारे केसेस में म्यूचुअल फंड की जो टाइम स्टैंपिंग होती है ये इलेक्ट्रॉनिकली होती है, इसीलिए एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइमिंग ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिकली कैप्चर होती है। यहां पर किसी भी तरह की टाइम स्टैंपिंग का कोई मैनिपुलेशन होने की संभावना नहीं है, क्योंकि टाइम स्टैंपिंग का जो प्रोसेस है ये इलेक्ट्रॉनिकली मार्क होती है। तो इसी तरह इन्वेस्टर को गारंटी मिलती है कि कौन सी दिन का क्लोजिंग नैव रेट उसके लिए एप्लीकेबल होगी। इसमें किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। आशा करता हूं आपको म्यूचुअल फंड की कट ऑफ टाइम और टाइम स्टैंपिंग के बारे में क्लियरली जानकारी मिला। अब मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का केवाईसी करने के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। देखिए, केवाईसी एक ऐसा एक प्रोसेस है जहां पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का आइडेंटिटी और एड्रेस उसको एस्टेब्लिश की जाती है, और ये सारे प्रोसेस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अनुसार बनाया जाता है। इस तरह की म्यूचुअल फंड में एप्लीकेशन करने का जो प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस केवाईसी प्रोसेस के माध्यम से कंप्लीट की जाती है, और ये केवाईसी रजिस्टर्ड एजेंसी यानी केआरए के माध्यम से होती है। अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में कई तरह का डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। वो डॉक्यूमेंट्स वो चाहे तो डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर अदर कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज को प्रोवाइड कर सकते हैं जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। इस तरह की इंफॉर्मेशन को केआरए का जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसमें अपडेट की जाती है। तो चलिए देखते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ती है। केवाईसी प्रोसेस में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और प्रूफ ऑफ एड्रेस का भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स से पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, उसके साथ साथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडीज, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर इन्वेस्टर के पास अगर किसी भी तरह की फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी केवाईसी प्रोसेस में कंसीडर किया जाता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए इन्वेस्टर पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी, रेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल या फिर अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी यानी केआरए जिसको बोला जाता है, इस तरह की एजेंसी को सेबी परमिशन देती है, और ये एक सेंट्रलाइज केवाईसी प्रोसेस है कैपिटल मार्केट के लिए, उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड मार्केट के लिए भी काम करती है। सबसे पहली जो प्रोसेस है सेंट्रलाइज केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के माध्यम से होती है, जहां पर केआरए यानी केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी सेंट्रलाइज केवाईसी प्रोसेस फैसिलिटेट करती है। अगर कोई इन्वेस्टर चाहे तो केवाईसी यूआईडीआई का जो ई केवाईसी सर्विस प्रोसेस है उसके माध्यम से भी कर सकती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं यूआईडीएआई ई केवाईसी सर्विस लॉन्च की है, और ये केवाईसी वेरिफिकेशन का एक वैलिड प्रोसेस भी है। इन्वेस्टर चाहे तो केवाईसी इंटरमीडियरीज के थ्रू भी कर सकती है। अगर कोई म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर अगर चाहे तो वो अपना यूनिट्स को डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं, या फिर किसी स्टॉक एक्सचेंज इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू वो म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो होती है वो केवाईसी का प्रोसेस को परफॉर्म करती है। उसके लिए जो भी केवाईसी का नॉर्म्स है उसको मेंटेन करना पड़ता है। अब केवाईसी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। केवाईसी प्रोसेस बेसिकली ऐसा एक प्रोसेस है जहां पर कस्टमर का केवाईसी करने का जो फुल कंप्लीट प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाता है और सारे डिटेल्स को केआरए की सर्वर में अपलोड की जाती है। अगर किसी इन्वेस्टर का अगर केआरए प्रोसेस हो जाती है तो ऐसे केसेस में जब भी वो सिक्योरिटीज मार्केट में डीलिंग करे तो हर बार उसको केवाईसी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार अगर केवाईसी प्रोसेस कर दिया है तो आगे चल के सिक्योरिटीज मार्केट में हर तरह का काम वो कर सकते हैं।
अगर कोई इंडियन इंडिविजुअल्स है वो भी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं जिसका एज है 18 साल के ऊपर है, या फिर अगर 18 साल से नीचे भी होती है यानी माइनर होती है उसकी भी अलग से केवाईसी कंप्लीट की जाती है। अगर किसी इन्वेस्टर के ऑन बिहाफ में म्यूचुअल फंड के ऊपर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर की केवाईसी की भी जरूरत पड़ती है। अगर इन्वेस्टर एनआरआई है उसके लिए भी अलग से केवाईसी कंप्लीट किया जाता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो ऐसे केसेस में कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन का एलिजिबिलिटी क्या है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन का ऑथराइजेशन क्या है, इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन का ऑफिशियल साइनिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसकी ऑथराइजेशन क्या है। और अगर कोई इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में तो सेबी की मैंडेट है उस तरह की इंस्टीट्यूशन को अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर यानी यूबीओ उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ता है। और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन का लीगल इंफॉर्मेशन और उसके साथ साथ मैंडेटरी डिक्लेरेशन का भी जरूरत पड़ती है। और आपको मैं क्लियरली बता दूं, म्यूचुअल फंड मार्केट की ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यानी फॉरेन रिपोर्टेबल अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्वेस्टर को फटका और सीआरएस की प्रोविजन को कंप्लीट करना पड़ता है। फटका यानी फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट इन शॉर्ट जिसको हम लोग फटका कहते हैं, और सीआरएस यानी कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये सारे डिटेल्स फिलअप करना पड़ता है। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड का सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन के बारे में बताऊंगा। देखिए, बहुत समय म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर अपने जरूरत के हिसाब से, अपने नीड्स के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से अलग अलग ट्रेलर प्रोसेस में अलग अलग स्ट्रक्चर में पैसा को निवेश करते हैं। बहुत समय ऐसा भी देखा गया कि एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के थ्रू इन्वेस्ट करता है, या फिर सिस्टमेटिक विड्रॉल के प्रोसेस में वो फंड को विड्रॉ करता है, या फिर एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में वो अपना फंड को ट्रांसफर करता है। तो इस तरह की इन्वेस्ट करने का या फिर विड्रॉल करने का जो प्रोसेस है अगर वो सिस्टमेटिक होती है तो इस तरह की ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन कितने टाइप की होती है तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, जिसको हम लोग इन शॉर्ट एसआईपी कहते हैं। देखिए, एसआईपी एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर रेगुलरली एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है। यहां पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट फिक्स होती है, प्री डिटरमाइंड होती है, और बैंक से उस पर्टिकुलर अमाउंट एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल में डेबिट होती है और म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होती है। अब ये रेगुलर इंटरवल मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, ये डिपेंड करती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के ऊपर। यानी एक रेगुलर इंटरवल में बैंक अकाउंट से एक सर्टेन फिक्स अमाउंट डेबिट होकर म्यूचुअल फंड स्कीम में ऑटोमेटेड इन्वेस्ट हो जाती है। इस तरह की टेक्निक वेल्थ एक्युमुलेशन करने के लिए यूज करते हैं। जहां तरफ जो नौकरी पेशा इन्वेस्टर है या फिर जो इन्वेस्टर कॉर्पस बिल्ड करना चाहता है अगले 5 साल में, जहां पर उसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट उसको मिलेगी, तो ऐसे केसेस में एसआईपी बहुत ही हेल्पफुल है। दूसरी इंपॉर्टेंट सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिसको हम लोग इन शॉर्ट एसडब्ल्यूपी कहते हैं। नाम से ही पता चलता है कि ये एक सिस्टमेटिक रेगुलर इनकम जनरेट करने का प्रोसेस है और ये प्रोसेस फंड विड्रॉल के माध्यम से होती है। यहां पर एसडब्ल्यूपी प्रोसेस में कोई एक एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम का एक फिक्स अमाउंट या फिर फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स को पीरियडिकली रिडीम करने का परमिशन दी जाती है, और जैसे जैसे रिडीम होती है उसकी पैसा ऑटोमेटिकली विड्रॉ होकर इन्वेस्टर के अकाउंट में आ जाती है। इस तरह की प्रोसेस बेसिकली जो इन्वेस्टर रेगुलर इनकम चाहते हैं वो इस तरह की ट्रांजैक्शन में बिलीव करते हैं। एसडब्ल्यूपी रिटायर्ड लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि उसको हर महीने पैसों की जरूरत पड़ती है, या फिर जो इन्वेस्टर उनको स्टेडी कैश फ्लो चाहिए उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। तीसरी इंपॉर्टेंट सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, इन शॉर्ट जिसको एसटीपी कहा जाता है। एसटीपी भी ऐसा एक प्रोसेस है जहां पर म्यूचुअल फंड की एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से एक स्कीम से दूसरे स्कीम में एक रेगुलर इंटरवल में एक फिक्स अमाउंट या फिर वेरिएबल अमाउंट ट्रांसफर की जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ये सारे प्रोसेस एक स्कीम से दूसरे स्कीम में सेम फंड हाउस का ही होती है। तो यहां पर एक फिक्स अमाउंट या फिर वेरिएबल अमाउंट एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड से दूसरी म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिकली शिफ्ट किया जाता है और ये म्यूचुअल फंड सेम फंड हाउस की होती है और ये पीरियडिकली होते रहती है। इस तरह प्रोसेस मेंटेन करके इन्वेस्टर रिस्क को मैनेज करते हैं और एसेट की रिबैलेंस करते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर लार्ज लमसम अमाउंट ग्रेजुअली डिप्लॉय करना चाहता है म्यूचुअल फंड में, तो ऐसे केसेस में वो चाहता है कि लो रिस्क डेब्ट फंड से उसको धीरे धीरे इक्विटी फंड में निवेश करें, तो उनके लिए एसटीपी बहुत ही फायदेमंद है। आखिरी इंपॉर्टेंट सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन है स्विच। स्विच भी एक एसटीपी जैसा ही प्रोसेस है। यहां पर भी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड से सेम फंड हाउस की दूसरी म्यूचुअल फंड में फंड को ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, सिस्टमेटिक ट्रांसफर में छोटे छोटे ट्रांच में यानी छोटे छोटे पार्ट में फंड को ट्रांसफर किया जाता है, यानी एक बार में नहीं किया जाता है।
स्विचिंग में लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्विचिंग के केसेस में एक म्यूचुअल फंड स्कीम का एंटायर अमाउंट, जितनी भी यूनिट्स है या फिर फंड है, वो पूरे फंड को या फिर पूरे यूनिट्स को एक ही बार में उसी फंड हाउस का दूसरी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर की जाती है। यहां पर ट्रांचेस में ट्रांसफर नहीं होती है। इस तरह की प्रोसेस जब क्विक पोर्टफोलियो शिफ्ट करना है या फिर सडन मार्केट शिफ्ट के वजह से उसमें तुरंत रिएक्ट करना है या फिर तुरंत उसमें निवेश करना है या फिर विड्रॉ करना है, या फिर अगर इन्वेस्टर का एसेट एलोकेशन गोल अगर चेंज हो जाता है, तो ऐसे केसेस में स्विचिंग की जाती है। अब मैं आपको सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन का ऑपरेशनल एस्पेक्ट के बारे में बताऊंगा। यानी कोई भी अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अगर म्यूचुअल फंड में सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन फैसिलिटी अप्लाई करना चाहते, यानी एसआईपी करना चाहते हैं, एसडब्ल्यूपी करना चाहते हैं या फिर एसटीपी करना चाहते हैं, चाहे कोई भी स्कीम हो, तो उसके लिए कई तरह का ऑपरेशनल एस्पेक्ट होती है। जैसे कि मिनिमम अमाउंट कितनी होगी, ट्रांजैक्शन डेट क्या होना चाहिए, मिनिमम एनरोलमेंट पीरियड कितने की होना चाहिए, इन्वेस्टर कितने अमाउंट चूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या मंथली होगी, क्वार्टरली होगी, सेमी एनुअल होगी या फिर एनुअल होगी, पीरियड क्या होगी, डेट्स क्या रहेगा। और आपको ध्यान रखना होगा, अगर कोई माइनर इन्वेस्टर का एसआईपी होती है और जैसे ही वो मेजोरिटी अटेंड कर लेती है, तो एसआईपी ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है। तो चलिए एनरोलमेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है, तो ऐसे केसेस में अगर एसआईपी का प्रोसेस अप्लाई करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ एसआईपी एनरोलमेंट फॉर्म भी फिलअप करना पड़ता है, और दोनों को टैली होना बहुत ही जरूरी है, यानी दोनों एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है ऑलरेडी, जिसका म्यूचुअल फंड है, तो ऐसे केसेस में सिर्फ उसको एसआईपी एनरोलमेंट फॉर्म फोलियो नंबर के साथ सबमिट करना पड़ता है। जब एनरोलमेंट किया जाता है, ऐसे समय इन्वेस्टर का नेम्स, पैन नंबर, पैन डिटेल्स, केवाईसी कंप्लायंस, म्यूचुअल फंड होल्डर का सिग्नेचर्स, ये सारे चीज फोलियो के रिकॉर्ड के हिसाब से मैच होना चाहिए। और अगर जॉइंट अकाउंट होल्डर है, तो ऐसे केसेस में सारे होल्डर्स का सिग्नेचर लेना पड़ता है। अगर कोई वन टाइम मैंडेट एग्जिस्ट नहीं है, तो ऐसे केसेस में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाने का 15 से 20 दिन तक टाइम लगती है। लेकिन अगर किसी भी तरह की वन टाइम मैंडेट रजिस्ट्रेशन है, तो ऐसे केसेस में बहुत ही कम समय में हो जाती है। अब पेमेंट मैकेनिज्म के ऊपर बात कर लेते हैं, यानी किस तरह की मोड्स एक्सेप्टेड की जाती है। तो पहली बात तो पोस्ट डेटेड एक चेक की जरूरत पड़ती है, जहां पर पूरा चेक डिटेल्स रहती है, और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट डिटेल्स जैसे कि नैक, डायरेक्ट डेबिट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ये सारे डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ता है। तो पेमेंट मैकेनिज्म के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है, बेसिकली नैक की प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है, जहां पर पार्टिसिपेटिंग बैंक के साथ आरबीआई अप्रूव सिटी की बैंक अकाउंट होना चाहिए, जहां पर एमआईसीआर कोड क्लियरिंग के लिए बहुत ही जरूरी होती है। और अगर डायरेक्ट डेबिट या फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होती है, तो ऐसे केसेस में म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ उस ब्रांच का या फिर बैंक टाई अप होना बहुत ही जरूरी है। तो ये सारे सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन के ऑपरेशनल एस्पेक्ट के साथ साथ और भी कई तरह का ऑपरेशनल एस्पेक्ट है म्यूचुअल फंड की, वो सारी चीज के ऊपर भी सही जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे एसआईपी का टॉप अप फैसिलिटी। मान लीजिए आप महीने का 2500 रुपए का एसआईपी चला रहे हैं, क्या आप उस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पर प्रोविजन है, आप फिक्स अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं या फिर एक परसेंटेज अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं। उसका एक अपर लिमिट भी सेट कर सकते हैं, और ये प्रोसेस कब सेसेशन होगी यानी टर्मिनेट होगी, उसका भी स्पेसिफिक डेट आप चूज कर सकते हैं। ये सारे प्रोविजन ऑपरेशनल एस्पेक्ट में होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कब आप कैंसिल कर सकते हैं या फिर रिन्यूअल कर सकते हैं। देखिए, एसआईपी का कंटिन्यू करने के लिए उसका एक रिन्यूअल फॉर्म्स होती है, तो उसको फिलअप करके आप एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आप अगर एसआईपी को कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए विद ड्यू नोटिस एएमसी को आपको भेजना पड़ता है कैंसिल रिक्वेस्ट, और एएमसी इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल रिक्वेस्ट में फोलियो नंबर, स्कीम डिटेल्स, बैंक इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज मेंशन करना पड़ता है, और उसके साथ साथ बैंक मैंडेट भी कैंसिल हो जाती है। आपको और भी याद रखना होगा, अगर म्यूचुअल फंड स्कीम में जो एसआईपी कंटिन्यू रहती है, अगर आपके बैंक अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड है, अगर एसआईपी हिट नहीं हो पाती है, यानी आपके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट नहीं हो पाती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ऐसे केसेस में ऑटोमेटिकली एसआईपी कैंसिल हो जाती है। इन्वेस्टर चाहे तो एसआईपी कैंसिलेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करके म्यूचुअल फंड की एसआईपी का रिक्वेस्ट कैंसिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स के बारे में, यानी एसडब्ल्यूपी के बारे में। जैसे कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले, एसडब्ल्यूपी बेसिकली पीरियोडिक रिडेम्पशन के बारे में काम करते हैं, यानी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड का धीरे धीरे एक सर्टेन अमाउंट यूनिट्स या फिर सर्टेन अमाउंट मनी ऑटोमेटिकली रिडीम होती है।
तो इसमें इन्वेस्टर को स्कीम का डिटेल स्पेसिफाई करना पड़ता है, विड्रॉल अमाउंट कितनी होगी या फिर यूनिट्स कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, क्या मंथली विड्रॉल होगा या फिर हाफ ईयरली विड्रॉल होगा या फिर क्वार्टरली विड्रॉल होगा, पीरियड कितने दिन के लिए रहेगा, मिनिमम अमाउंट कितनी होगी, ये सारे चीज मेंशन करना पड़ता है। और म्यूचुअल फंड में जो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट होती है, उसी बैंक अकाउंट में म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिडीम होकर सारे फंड क्रेडिट हो जाती है। जिस दिन म्यूचुअल फंड के सारे यूनिट्स रिडीम हो जाती है या फिर रिटर्न नोटिस के द्वारा उसको रिडीम की जाती है, तो ऑटोमेटिकली एसडब्ल्यू का प्रोसेस कैंसिल हो जाती है, क्योंकि कोई यूनिट्स नहीं रहती है रिडीम करने के लिए, इसीलिए एसडब्ल्यू प्रोसेस वहीं पर स्टॉप हो जाती है, यानी कैंसिल हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर और स्विचेस के बारे में। ये दोनों चीज लगभग एक ही है। सिस्टमेटिक ट्रांसफर में ट्रांचेस में फंड को एक म्यूचुअल फंड से सेम म्यूचुअल फंड हाउस की दूसरी फंड में ट्रांसफर की जाती है, लेकिन स्विचेस में एक ही बार में सारे फंड्स को दूसरी म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर की जाती है सेम फंड हाउस में। लेकिन उसके लिए भी स्पेसिफिक सोर्स क्या है, टारगेट स्कीम क्या है, जो म्यूचुअल फंड स्कीम में फंड ट्रांसफर की जा रही है वो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम सेम फंड हाउस की है कि नहीं, एलिजिबिलिटी है कि नहीं उस स्कीम में, या फिर उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंस्टॉलमेंट नंबर क्या होगी, डेट क्या रहेगी, ये सारे चीज मेंशन करना पड़ता है। तो स्विचिंग करने के लिए भी ट्रांजैक्शन स्लिप फिलअप करना पड़ता है और उसके साथ साथ फोलियो नंबर, स्कीम डिटेल्स भी प्रोवाइड करना पड़ता है। जब स्विचिंग किया जाता है उसमें रुपीज या फिर यूनिट्स को स्पेसिफाई करना पड़ता है ताकि उसको प्रॉपर तरीका से ट्रांसफर किया जा सके। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा एग्जीक्यूशन के बारे में। देखिए, जितने भी सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन होती है उसको एक नैब रेट में उसको एग्जीक्यूट की जाती है। उसके लिए एक ट्रांजैक्शन डेट भी होती है। अब कौन सी नैब रेट अप्लाई होगी उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड की जो कट ऑफ टाइमिंग है और टाइम स्टैंपिंग है, इसके ऊपर प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। इन्वेस्टर को एप्लीकेबल लोडिंग चार्जेस और टैक्सेस भी पे करना पड़ता है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कैंसिल करना है तो उसके लिए रिटर्न नोटिस देना पड़ता है। और आखिर में बात करेंगे ट्रिगर के बारे में। देखिए, ट्रिगर एक ऐसा ऑटोमेटिक प्रोसेस है जहां पर मार्केट लेवल पे आधार पे, डेट्स के आधार पे, परसेंटेज चेंज के आधार पे बाई करने का या फिर सेल करने का डिसीजन है। आप जानते हैं मार्केट कभी फिक्स नहीं होती है, मार्केट बहुत ही वोलाटाइल होती है। तो मार्केट के आधार पे, मार्केट के सिचुएशन के ऊपर बेस करके आप एक सर्टेन कंडीशन में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर करना चाहते हैं या फिर अपना फंड्स को स्विच करना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों के लिए ऑटोमेटिक ट्रिगर प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। अगर ट्रिगर प्रोसेस अप्लाई करना है तो उसके लिए एक सेपरेट रिक्वेस्ट डालना पड़ता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ट्रिगरिंग एक वन टाइम फैसिलिटी है। तो आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। लाइक्स भी कर सकते हैं और अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में अपना क्वेरीज डाल सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जब भी निवेश करें सोच कर समझ कर निवेश कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।